तो ऐसा क्या हुआ था पहलगाम अटैक में जिसकी वजह से पूरी दुनिया दहल गई थी और इतने सारे लोगों की मौत हुई। और क्या रीज़न था, कौन थे लोग, कहाँ से वो आए थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, पहलगाम ही क्यों चुना, और भी जो ऐसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में देखिए दहशत कैसे फैली। वीडियो में आपको पता चल रहा होगा कैसे लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, जीने के लिए चिल्ला रहे हैं। तो देखो दोस्तों, हुआ क्या था, 22 अप्रैल को 2 से 5 बजे के बीच 4 टेररिस्ट आए थे, जिसमें से 2 तो पाकिस्तानी थे, 2 कश्मीरी लोकल थे, जिसमें से एक का नाम आदिल, एक का नाम मूसा, एक का नाम आसिफ फौजी था। और इनको लोकल ही सपोर्ट करके दिया गया था। 2 AK-47, 2 M4 कार्बाइन्स और 1-2 ग्रेनेड लाए थे ये लोग। इनमें से एक बंदा जिसका नाम है आसिफ फौजी, जो कि पाकिस्तान SSG से पहले से ही है, पहले से इंडियन आर्मी के रडार पे है। ये अपने आप को लोकल लीडर कहता है या कोर कमांडर कहता है, जो भी कहता है। ये पाकिस्तान आर्मी में स्पेशल फोर्स में सर्विस करता था। इससे पहले भी इसके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स आई, यहाँ तक कि पुलवामा के टाइम भी इसका नाम आया था। और हर बार जब इंडिया में ऐसे ऐसे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं कश्मीर में, इसका नाम आता है। तो हुआ यूं, कुछ 2 बजे के करीब ये लोग पहले से ही प्लान करके आए थे। इनका टारगेट एक ही था कि हिंदू लोगों को मारना है, जो कि इनने माइंड में पहले से बैठा रखा था। अब कंफर्म कैसे करेगा कि आदमी हिंदू है मुस्लिम है? देखो, 2 चीजें थी। इन्हें ये पता था कि अमरनाथ की यात्रा है, ठीक है। अब अमरनाथ की यात्रा क्या होती है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, ये शिवलिंग की बहुत ही भव्य, मतलब कि हिंदू धर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग से ज्यादा आत्मलिंग है जो अपने आप उत्पन्न हुई है। ये अमरनाथ के मंदिर में मिलेंगे। और इसको जाने के लिए सबसे नीचे जो इनका बेस है पहलगाम, यहाँ से इसकी ट्रैक शुरू होती है। पहलगाम से 47 किलोमीटर ऊपर अमरनाथ का ट्रैक। बेसिक शुरू करते हैं ये लोग पहलगाम से। उन्हें मालूम था जो भी टूरिस्ट आएंगे मिलेंगे तो नीचे पहलगाम पे ही, इसलिए इन्होंने पहलगाम सेलेक्ट किया। अब पहलगाम पे जाके हिंदू को पता करने के लिए इन्होंने ये तरीका आजमाया कि कलमा पूछेंगे। कलमा क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये लाइन है। जिसने ये लाइन पढ़ देनी है वो तो प्रूव हो जाता कि वो मुस्लिम था, उसको ये लोग छोड़ दिए। जो ये नहीं पढ़ पाया उसे इन्होंने मार दिया, ठीक है। अब इसमें ये कैच है कि एक आसाम के प्रोफेसर थे, उन्हें बाय चांस कलमा आता था तो उन्होंने पढ़ दिया तो वो बच गए। बाकी जितने लोग नहीं बता पाए उन सबको मार दिया गया। इसमें ऑपरेशन टीका स्टार्ट किया गया CRPF और आर्मी के कॉन्वॉय द्वारा, ताकि इनको पकड़ा जाए जल्द से जल्दी। पर चारों के चार को लोकल सपोर्ट, पहले से प्लानिंग और हर चीज थी। चारों के चारों वहां से उड़ के निकल लिए, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन टीका में 10 लाख का इनाम भी रखा गया इन चारों पे, कि भाई इन चारों पे इनाम रखते हैं, इससे क्या होगा कि क्या पता लोकल इन्हें पकड़ने में मदद कर दे। वो भी काम नहीं आया। पर और भी कई टेररिस्ट जो सपोर्ट में थे वो पकड़ में आ गए, उनको इंडियन आर्मी ने मारा। साइबर क्राइम ने पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े स्पाई को गुजरात में पकड़ा, जो कि साइबर से कंट्रोल करता था, यहाँ की डिटेल गुजरात से दे रहा था। उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद जब टाइम बढ़ता गया तो एग्जैक्ट 7 मई के करीब हमने ऑपरेशन शुरू किया। 7 मई को कौन सा ऑपरेशन आपको पता ही है, ऑपरेशन सिंदूर। देखो, इससे पहले हमने क्या क्या किया, हमने जितने भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स थे उनको एक्सपेल कर दिया, अपने कंट्री से बाहर कर दिया कि नहीं भाई हम तुम्हारे साथ रहेंगे ही। एक्सपेल करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन लोगों की थी, जो इन्होंने सोचा इंडिया कभी नहीं करेगा, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जो हमने साइन किया था, जिसके तहत 80% ऑफ वाटर जो उनको मिल रहा है वो हमारी वजह से। एक्चुअली में इंडस वाटर जो है 5 नदियों से बनता है, आपका चेनाब, झेलम, रवि, सतलज, ब्यास। तो इसका जो वाटर है वो 80% पाकिस्तान का पानी हमसे ही जा रहा है, जो हम छोड़ रहे थे उनके लिए। उस पानी को यूज करके जिंदा थे, सबसे पहले हमने उसे ही बंद कर दिया। क्योंकि भाई जब तुम हमें मारोगे पानी क्यों मिलेगा? ट्रीटी का उल्लंघन हुआ। अब ट्रीटी तोड़ने के बाद डिप्लोमेट्स को भेजा गया। उसके बाद 7 मई से हमने बॉम्बार्डिंग शुरू की। इनके 9 करीब शेल्टर्स थे जिसपे मिलिटेंट्स ये पाल रहे थे, उस पर अटैक किया गया। एक भी इनके मिलिट्री स्टेशन पे अटैक नहीं था। वो अटैक्स कैसे हैं आप देख लीजिए, पीछे आपको दिख जाएगा कितना खतरनाक अटैक किया गया था। और काफी अपने रफेल, सुखोई, मिग सब लगे हुए थे इस चीज के लिए। अटैक होने के बाद जब इन पे अटैक हुआ तो इन्होंने भी रिटेलिएशन में हम पे अपने मिसाइल्स छोड़े। जब इन्होंने हम पे मिसाइल्स छोड़े तो हमने जो रशिया से S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, और आकाश एयर टू सरफेस टू एयर जो अपना मिसाइल सिस्टम, इसका हमने यूज करके ज्यादातर इनके जितने भी मिसाइल्स थे उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। 10 मई को सीज फायर का मांग हुआ।
सीज फायर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद भी जाते जाते इन सालों ने फतेह अपनी मिसाइल, जो कि इनकी बहुत ही खतरनाक मिसाइल इसे कहते हैं, वो इन्होंने फेंका। फतेह मिसाइल उन्होंने फेंका तो हमने दिल्ली टारगेट था इनका, हमने पहले ही उसे इंटरसेप्ट कर लिया और हिसार में उसे उड़ा दिया था। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि इनकी गरीबी हालत इतनी खराब थी, इन्होंने क्या किया, उसके बाद आईएमएफ से लोन मांगा। अब आईएमएफ जो है, देखो क्या बताता हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये यूएन की तरह काम नहीं करता है। जैसे यूएन किसी भी देश को गरीबी से जूझ रहा है तो पैसा दे देता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में, जब एकदम इमरजेंसी और एकदम इंस्टेंट फंड चाहिए, उस टाइम आईएमएफ लोन देता है। आईएमएफ भी लोन ऐसे ही नहीं दे देता है, उसमें भी वोटिंग होती है, जिसमें 22% के अप्रोक्सीमेट अकेले अमेरिका के पास राइट है वोट देने का। हमने उससे भी एब्सटेन कर दिया, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया को वोट देना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब यही कि एक तरह से जैसे आप वोट देते हो तो 2 वोट किसी के पक्ष में, हाँ या ना। अगर हम वोट देते तो या तो हमें हाँ बोलना पड़ता है या तो ना। एब्सटेन करने से क्या हुआ कि हमारा वोट वैसे ही हट गया, फिर भी उनको मिल गया, और उन लोगों को जितना वोट चाहिए था उतना वोट मिल गया, और $1 बिलियन का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इन्हें लोन दे दिया। मतलब कितनी चंबे की बात है, एक टेररिज्म फैलाने वाली कंट्री को $1 बिलियन का आईएमएफ ने उस टाइम लोन दे दिया। उसके बाद हमारा जो डिफेंस सिस्टम था एस-400, वो तो बहुत बढ़िया काम किया। वो लोग भी अपने डिफेंस सिस्टम में, जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल्स रोक के फोड़ने के लिए उन्होंने चाइना से खरीद रखे थे, और उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया। रशिया ने, अमेरिका ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि इंडिया ने रशिया से लिया था अपना S-400, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम किया। पाकिस्तान ने चाइना से अपना लिया था डिफेंस सिस्टम, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ काम किया। फूटा ही नहीं भाई, उसने काम ही नहीं किया। अब देखो इसमें अमेरिका का क्या रोल आया। अमेरिका अपने आप को हमेशा सुप्रीम दिखाना चाहता था। अमेरिका ने जबरदस्ती का ट्वीट किया कि हम लोगों के बीच बचाव से आने से इन दोनों के बीच की लड़ाई रुक गई, जो कि रियलिटी नहीं है। एस जयशंकर ने मना कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब अमेरिका इस लड़ाई को रोकना क्यों चाहता था? अमेरिका इस लड़ाई को इसलिए रोकना चाहता था कि क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी जो यूज कर रही थी पाकिस्तान, वो अमेरिकन ही थी, और जो इनका बेस था एयर बेस, नूर खान करके इनका एक एयर बेस है, वो भी अमेरिका के इक्विपमेंट्स और फाइटर्स हैं, वो अमेरिका का फंडेड है, अमेरिका के लोग भी हैं वहाँ। तो अमेरिका सोच रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इंडिया इनको हरा रही तो उसमें हमारी टेक्नोलॉजी की भी बेइज्जती है। और पाकिस्तान और अमेरिका की तो पहले से ही बनती रहती, फंड वो लोग देते रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का लीडर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे जिसका मास्टर माइंड है, भावलपुर में इसका घर है भाई, पाकिस्तान में। इस बंदे को पहले भी हमने एक बार हाईजैक, जब इंडियन का बस अपना हाईजैक हुआ था, उस टाइम इसको छोड़ दिया था इंडिया ने मजबूरी में। जैश ए मोहम्मद का लीडर है ये, मसूद अजहर इसका नाम है, भावलपुर का रहने वाला है। इन सारी घटनाओं के पीछे इसी का हाथ है, इसने एक्सेप्ट किया। हुआ यूं कि जो हमने ऑपरेशन चलाया था उसमें मैक्सिमम इसके 15 से 20 मरने वाले इसके रिलेटिव्स थे, चाचा भतीजा जो भी इसके थे, सब मैक्सिमम वही मारे गए, क्योंकि इसके पीछे इसी का हाथ था, और सब के सब टेररिस्ट थे। ठीक है, अब मसूद अजहर को पकड़ने के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान इतना हरामी कंट्री है, भावलपुर को इन्होंने एक किला बना दिया ताकि मसूद अजहर कभी पकड़ाई में ना आए। उसके बाद स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए, पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स जो पाकिस्तान की, उसको खड़ा कर दिया गया ताकि मसूद अजहर पकड़ाए ना। इसके बाद इनका जो जनरल है आसिम मुनीर, उसने भी बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं अपने कंट्री के बारे में, इंडिया के बारे में। मतलब उससे कोई जनरल होता है कि डिप्लोमेट बात करेगा, उसने भी बड़ी नेगेटिव वर्ड्स दिए। और मतलब ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से हम लोग जीत गए, अच्छे से जीत गए, फिर भी पाकिस्तान ने ना चाहते हुए अपने आप को ऐसे कह दिया है कि भाई वी आर द विक्ट्री। उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी कि हम जीत गए हैं। और इतना बुद्धू, अब देखो इसके बाद भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जरूरत है, हमें मदद करनी चाहिए। देखिए, खतरा कभी भी बाहर से नहीं होता है, खतरा अपने अंदर से होता है। आज भी जो लोग सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, वो खतरे की वजह है। आगे पाकिस्तान कभी भी अटैक कर सकता है। हाँ, पाकिस्तान को जो खतरा है, नीचे सिंध है, तो उधर बलूचिस्तान है नीचे। बलूचिस्तान के लोग हमेशा से एक अलग नेशन की मांग करते आए हैं, उसका नाम है बलूचिस्तान, जो कि पहले खाने खानत कहलाया जाता था, खान ऑफ खानेत। वो हमेशा से कंट्री की मांग करता है। जैसे ही हमने अटैक किया, उन्होंने भी नीचे से उन पर अटैक किया है। उस पर एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, आप देख लीजिए कि आखिर कहानी क्या है बलूचिस्तान की। पीछे से इनका फाटा का जो एरिया है, मतलब ये जो फेडरली ट्राइबल एरियाज जो है अफगानिस्तान के बेल्ट पे, उनसे भी इनका नहीं पटता है पाकिस्तान वालों का। आजकल एक नया सिंधिस्तान, सिंध देश की मांग कर रहे हैं सिंध के लोग, तो पाकिस्तान यहाँ से घिर रखा था। अब सबसे दोगला देश जो इसमें हमें दिखा लास्ट में कंक्लूजन में, वो था टर्की।
टर्की का इंडिया ने मदद किया था जब उन्हें जरूरत थी ऑपरेशन दोस्त के टाइम। उसको अर्थक्वेक आने के बाद भी इंडिया ने सपोर्ट किया, पर जैसी साला यहाँ लड़ाई हो गई, टर्की ने अपने सबसे स्पेशल ड्रोन्स फाइटर्स भेज दिए थे, किसको? पाकिस्तान को। तो मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि ऐसे टाइम में हमें ये पता चल गया कि कौन सी कंट्रीज दोस्त हो सकती हैं और कौन सी कंट्रीज दुश्मन हो सकती हैं। और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए रोज देखते रहो दोस्त, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को।